द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। सबसे बड़ा जो आकलन है बाजार में, जो आकलन करने वाली बात है, वो सबसे बड़ा आकलन है कि आखिरकार कौन से सेक्टर के अंदर, द विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज गोइंग टू स्पर्ट, इज गोइंग टू डू वेल, और उसके कौन से शेयर अच्छा करेंगे। ये पहचानना, अगर किसी ने ये पहचान लिया तो वो बहुत मोटा पैसा कमा जाएगा इस बाजार से। आप मान लीजिए, ही विल अर्न ए लॉट फ्रॉम द मार्केट। जो दिखाई दे रहा है वो वैसे दिखाई नहीं देगा। डाटा तो भारत सरकार के काम में रहने पड़ेंगे। जो कोर सेक्टर डाटा आए कल मार्च एंडिंग 2025 के कोर सेक्टर डाटा आए, जो 8 इंडस्ट्रीज के आते हैं, उनके डाटास को अगर दिसंबर के डाटा से कंपेयर किया जाए तो वो ये कहानी कहते हैं, ये इशारा करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, साफ तस्वीर दिखाएंगे कि कौन से सेक्टर के अंदर ग्रोथ उभर कर सामने आने वाली है। ज्यादातर ये होता है, जो इनोसेंट इन्वेस्टर है, कि वो उस शेयर के सेक्टर्स को जब खरीदता है जब वो एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है। मिड पॉइंट पे भी नहीं खरीदता है, क्योंकि वो टिप की तलाश में रहता है। जो इनोसेंट इन्वेस्टर जो स्टडी वगैरह नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, समझते नहीं है, कुछ तेज गति से पैसा कमाना चाहते हैं, वो लोग टिप की तलाश में रहते हैं कि यार कहीं ना कहीं टिप हाथ लग जाए, साहब और क्या, साहब क्या हो रहा है, क्या आया बंबई से, क्या कहा साहब, क्या खबर, चाह किस में बाइंग चल रही है, इस तलाश में। और ये उनके भारी नुकसान का कारण है। थोड़े बहुत टाइम में उनकी सारी पूंजी बर्बाद हो जाती, और कोई सही राय देता है उसकी सुनते नहीं है, मानते नहीं। तो खैर, किसी का मेरा क्या संबंध है इस बात से। जो जैसी नीति होगी, प्रभु जाको दारुण दुख देही, वाकी मति पहले हर ले ही। तो ये सिद्धांत तुलसीदास जी ने लिखा है। तो खैर कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं, जो मार्च के डेटा आए हैं ना कोर सेक्टर के, उनको बताते हैं। उनका दिसंबर 2024 के कोर सेक्टर डाटा थे, उनको दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर टिप्पणी करेंगे एक एक चीज पर, और टिप्पणी करते भी चलेंगे ताकि हाथों हाथ समझ में आ जाए। टोटल 4, ये दिसंबर में 4% था, मार्च में 3.8% आया, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, समान पैरेलल चल रही है। अब कोयले के अंदर दिसंबर में 5.3% की ग्रोथ आई थी कोल सेक्टर में, अभी आई है 1.6%। तो इसका मतलब द फ्यूचर ऑफ द कोल कंपनी, द कोल इंडिया इज नॉट गुड एंड डिमांड इज स्लैशिंग डाउन। और इस वक्त कोई वेदर कंडीशंस की प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब बारिश के मौसम में जो पानी वानी भर जाता है वो ऐसा भी कुछ नहीं था अभी। तो डे बाय डे कोल की डिमांड स्लैश डाउन होती जा रही है, क्योंकि जो भी एक्चुअल यूजर्स से, देखिए रेल के अंदर कोयला काम लेना बंद किया गया, घरों के अंदर मिठाई बनाने वाले हलवाई, रेस्टोरेंट, इनकी भट्टियों में कोयला बंद हो गया। रीजन्स पॉल्यूशन कंट्रोल समझो, चाहे महंगा पड़ता है, थोड़ा सा गैस वैस आ गई, उसका रिप्लेसमेंट बढ़िया आ गया, सस्ती भी है, गैस पड़ती है, ये सब बातें। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस मैं आपसे कहूंगा कि कोल इंडिया से चाहे डिविडेंड कितना भी दे, मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं रहेगा कोल इंडिया का शेयर। रिफाइनरी 2.8% मार्च में, दिसंबर में थी ग्रोथ, और अभी क्या आई है 0.2%, क्योंकि बहुत कमजोर है कोयले की, मतलब जो रिफाइनरी प्रोडक्ट यानी कि पेट्रोल और डीजल, इनकी डिमांड घटती चली जा रही है। और रिलायंस की प्रॉब्लम क्या है, रिलायंस की भी यही प्रॉब्लम। रिलायंस का शेयर क्यों गिरा? उनका जो कोर बिजनेस है क्रूड रिफाइनरी, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्रिएटिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, वो घटती चली जा रही है।
GRM होता है, ग्रोस रिफाइनरी मार्जिन, वो गिरता चला जा रहा है। इसका स्थान ले रहे हैं। ये क्यों गिर रहा है? एथेनॉल मिला रहे हैं पेट्रोल में। दूसरी बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते चले जा रहे हैं, बिक्री बढ़ती चली जा रही है उनकी। तो उस हिसाब से रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की मतलब जो डिमांड है वो तो घटेगी। क्रूड दिसंबर में 0.6% था, अभी -1.9% है, नहीं -1 ये और घटा है। क्रूड जो की डिमांड 1.9% घट गई, 0.06% दिसंबर में थी, वो मार्च में 1.9% घट गई। तो ये तो बहुत बुरा हाल है भाई क्रूड का। ये अनिल अग्रवाल साहब ने जो 7 ब्लॉक और खरीदे हैं, गैस की शायद गैस आएगी उसमें से, गैस की तो वैल्यू बनी रहेगी, बिकॉज इट इज ए फ्यूल फॉर किचन कुकिंग का भी है, व्हीकल्स भी हैं गैस के, कुछ एक आध पावर हाउस भी कुछ चलते हैं, फर्टिलाइजर भी बनता है गैस से। तो गैस तो चलती रहेगी, बाकी क्रूड की वैल्यू घटती चली जाएगी, डिमांड घटती चलेगी। फर्टिलाइजर दिसंबर में 1.7% था, मार्च में 8.8% ग्रोथ आई। तो ये शो करता है कि मार्च का महीना जो होता है फर्टिलाइजर के लिए, वो स्लग सीजन मानता हूं मैं इसको, क्योंकि मार्च में तो क्रॉप्स पक चुकी होती हैं, रबी क्रॉप पक चुकी, लेकिन स्लग सीजन के बावजूद भी ये डिमांड बढ़ी, तो फर्टिलाइजर इज गोइंग टू परफॉर्म फार बेटर। और इसीलिए चंबल फर्टिलाइजर है, एक वो उड़ीसा की कंपनी है जो टाटा बिरला की है, वो कंपनी है, कोरोमंडल इंटरनेशनल है, इनके शेयर आसमान छूते चले जा रहे हैं, तो ये ठीक रहेगा। सीमेंट में 4% ग्रोथ थी दिसंबर 24 में, डिमांड ग्रोथ वाज 4%, और मार्च में कितने आ गई दोस्तों? ये 11.6%, और फरवरी में कितनी थी? 10.8%। जनवरी का मैंने लेना कोई जरूर नहीं समझा, कंपैरिजन के लिए काफी है 3 महीने। तो सीमेंट की 4% डिमांड थी, वो बढ़ के 11% हो गई 3 महीने के अंदर अंदर। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सीमेंट के शेयरों में धीरे धीरे तेजी आ रही, और ये तेजी हो रही। कारण क्या है कि अभी पीक सीजन के 2.5 महीने और बचे, जुलाई में जाकर के पीक की डिमांड स्लो डाउन हो जाती है रेनी सीजन के कारण। लेकिन जो काम शुरू हो गए वो तो फिर दोबारा सीजन शुरू होती है, स्पॉट करेगी डिमांड एकदम से। तो ये 2-2.5 महीने की स्लो रहेगी, बाकी तो खूब बढ़ेगी। उम्मीद रहेगी तो फिर शेयर ज्यादा नहीं टूटेगी। और फरवरी की 10.8 फरवरी के ऊपर आया, तो ये लाइन जो ग्राफ है सीमेंट की डिमांड का, ये ऊपर जाता जा रहा है। स्टील में 5.1% की ग्रोथ थी दिसंबर में, वो ग्रोथ मार्च में 7.1% आ गई। ये भी शो करता है कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, इन सब के अंदर डिमांड, इनकी सब की डिमांड है, और दे आर डूइंग वेल, दे आर डिमांडिंग स्टील और सीमेंट दोनों की डिमांड बढ़ी, आप देख लीजिए। तो ये भी अच्छा सिंबल है। और इलेक्ट्रिसिटी 5.1 से 6.2 है। ये आप यूं समझिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर की डिमांड थी दिसंबर में, और मार्च के अंदर डोमेस्टिक डिमांड, घरेलू है, ऑफिसेज है, एसी कूलर चलने लग जाते हैं, पंखे चलते हैं, तो इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी को तो हम कोई ज्यादा बढ़त का काम नहीं दे सकते, बिकॉज इट्स ए सीजनल ग्रोथ। वैसे इलेक्ट्रिसिटी की ओवरऑल डिमांड बढ़ती रहेगी, बिकॉज ए बिग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया इज टेकिंग प्लेस। आत्मनिर्भर भारत और PLI स्कीम और दुनिया भर के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें पावर की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो एवरग्रीन प्रोडक्ट। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा। अब हम आते हैं जो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ का सेक्टर है,
जिसने पिछले 4 महीने में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिया वो है सीमेंट। फर्टिलाइजर के शेयर तो महंगे हो चुके हैं, अब नंबर सीमेंट का है। होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, ना मेरी को रिकमेंडेशन है भाई, लेकिन कौन कौन से शेयरों के अंदर ध्यान देना चाहिए, ध्यान देने की बात है खाली, मैं खरीदने की नहीं कह रहा हूं। अल्ट्राटेक सीमेंट भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, कुमार मंगलम बिरला की कंपनी है। 16 करोड़ टन की एग्जिस्टिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सीमेंट प्रोडक्शन की, एक बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी। अंबुजा कंपनी, अंबुजा सीमेंट, यह अडानी ग्रुप की है। अंबुजा और एसीसी दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 13 करोड़ टन सीमेंट की है। जब इन्होंने खरीदा था 2 साल पहले तो उस वक्त 6.5 करोड़ टन की इनकी कैपेसिटी थी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, दोनों कंपनी, और आज हो गई 13 करोड़ टन। तो डबल कर दिया 2 साल में कैपेसिटी को, और कर रहे हैं, और कोई ताजुब नहीं अल्ट्राटेक से आगे निकल जाए। लेकिन खैर अल्ट्राटेक के अपने प्लस पॉइंट है, इसके अपने प्लस पॉइंट है, दोनों ठीक है। फिर आता है श्री सीमेंट, 4th लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। बांगड़ की कंपनी है, ब्यावर की कंपनी, अजमेर के पास ब्यावर है, पहला प्रोजेक्ट इनका यहाँ था। तो ये भी बहुत शानदार है, लेकिन बहुत महंगा शेयर है, 30,000 रुपीज का रेट है इसका, इसलिए एकाएक हिम्मत नहीं पड़ती आम आदमी की। इसमें सबसे सूटेबल तो अंबुजा का सीमेंट है, जिसका रेट 580 रुपए के आसपास। फिर डालमिया भारत सीमेंट, इसकी भी छोटी इक्विटी, श्री सीमेंट भी 30,000, इसलिए उसकी लार्ज इक्विटी है, छोटी इक्विटी। डालमिया भारत सीमेंट की कैपेसिटी भी 3 करोड़ टन है, और एक्सपांशन करने जा रहे हैं। मात्र 35 करोड़ की पेड अप इक्विटी है, 2 पेड अप शेयर है, परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी बहुत अच्छा है। जेके सीमेंट की भी 2.5-3 करोड़ टन की कैपेसिटी है, ये भी बहुत शानदार है। जेके का मैनेजमेंट है, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, कोटा, यहाँ पर इनके प्रोजेक्ट है, और साउथ इंडिया में भी है, जगह जगह स्कैटर्ड है। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, 4-4.5 हजार रुपये का रेट है इसका, 10 पेड अप शेयर का। बिरला कॉर्पोरेशन भी बहुत अच्छा है। MP बिरला, जो माधव प्रसाद बिरला थे, उनकी डेथ हो गई, वो अपना वसीयतनामा RS लोढ़ा, जो उनके CEO थे, उनके नाम लिख गए थे, उनके कोई इशू नहीं था। तो इसलिए फिर अभी वो RS लोढ़ा की भी डेथ हो गई है, और उनके जो बेटे थे RS लोढ़ा, वो उस कंपनी को रन कर रहे हैं, और बहुत अच्छा रन कर रहे हैं, दुनिया भर के एक्सपांशन है। इसकी भी कैपेसिटी करीब 2 करोड़ टन से ज़्यादा की है, और बहुत शानदार कंपनी, किसी भी वक्त बढ़ करके कुछ भी हो सकती है। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी मुझे पता नहीं, लेकिन जो तारतम्य है, रचना चल रही है, उस हिसाब से कभी भी बढ़ सकती। जेके लक्ष्मी सीमेंट की पोजीशन ये है कि जेके सीमेंट भी 3 कंपनियां हैं भारत में इस समय जो व्हाइट सीमेंट और पुट्टी बनाती। अल्ट्राटेक भी पुट्टी और व्हाइट सीमेंट बनाती है, जेके लक्ष्मी भी व्हाइट सीमेंट पुट्टी बनाती है, और जेके सीमेंट भी व्हाइट सीमेंट और पुट्टी बनाती है। तीनों कंपनियों का एक एडेड एडवांटेज ये और है। तो जेके लक्ष्मी की भी करीब 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर कैपेसिटी है। इसका पी रेशो बहुत कम है, सक्सेसफुल मैनेजमेंट है, पुराना मैनेजमेंट है, एक मैडम मैनेज करती हैं इसको। तो ऐसी सूरत में ये भी बुरी चीज नहीं है, और इसमें से बहुत सी कंपनियों के शेयर मेरे पास हैं, मैं बायस भी हो सकता हूँ। अंबुजा है, एसीसी है, बिरला कॉर्पोरेशन है, जेके लक्ष्मी, ये सब है मेरे पास, इसलिए मेरी ओपिनियन बायस भी हो सकती है। मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, ऊपर नहीं। आई डोंट कंसील एनीथिंग, दैट्स ऑल। मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया आज चर्चा इस पर भी, तो आप जैसा चाहें उचित समझें करें। मैंने स्थिति बता दी, एक सीमेंट सेक्टर में तेजी आने वाली है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।